वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करेंगे एहसास नदामत के हवाले से। जिंदगी में ये एक यानी कहा तो जाता है कि अगर आप रेंज ऑफ इमोशंस को देखें तो सबसे हैवी इमोशन है, लेकिन ये आपके जिंदा होने की, एहसासमंद होने की, दर्दमंद होने की निशानी भी है। ये एक तरह से आपके ज़मीर की आवाज़ है जो आपको एक सही रास्ते पे रखती है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाए और आपको एहसास नदामत भी ना हो, इसका मतलब है आप ढिठाई की तरफ, स्टबर्ननेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शायद जो एहसास नदामत है आपको ये मौका देती है कि आप अपना कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल अगर हुई है, किसी भी कोई हार्ड लेसन आपने सीखा है, कोई बड़ा तल्ख सबक आपको मिला है, तो उसके बाद आप अपनी जिंदगी में और अपने आप में तब्दीली ला सकते हैं। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा कि ऑनलाइन कई लोगों के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड उनका सामने आया। हमने देखा कि पाकिस्तान की एक मायनाज हस्ती डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमसे जुदा हुए और उनकी जो आखिरी मरहला था उनकी जिंदगी का, वो ना सिर्फ बहुत तकलीफ दे था उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, बल्कि हम सब के लिए भी जब हम उनको देख रहे थे। एंड इट वाज कंप्लीटली स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मीडिया के बहुत सारे लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई। मेरा तो बहुत ब्रीफ सा उनसे ताल्लुक था। आई हैव ऑफ कोर्स मेट हिम एट सेवरल ओकेजन्स। मेरे शो पे कई दफा आए थे, लेकिन आई डिड नॉट नो हिम टू वेल। और आपके और हमारी तरह हम वही देखते थे जो टेलीविजन स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे हमें नजर आता था। लेकिन वो उनके दोस्त जिनका मीडिया से ताल्लुक था, जो गहरे उनके साथ दोस्ती भी रखते थे, जिन्होंने उनका उरूज और उनकी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी देखी और उसके बाद टिल द एंड दे वर नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग, उसमें हमें नजर आता है कि उनको बहुत ज्यादा इस वक्त ना सिर्फ गम है बल्कि एहसास नदामत भी है। कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोच रहा है कि शायद वी शुड हैव डन मोर, ताकि इस इनएविटेबिलिटी को किसी तरह से मोड़ा जा सकता था। ये बात बहुत क्लियर है कि ही वाज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और जिस तरह की उनकी जाती जिंदगी की तलखियां थी उसने बहुत उन पर दबाव बनाया हुआ था। लेकिन फॉर वट एवर रीजन पीपल वर अवे, लोग उनकी उस तरह मदद नहीं कर सके जो शायद उसके मुस्तहिक थे। लेकिन हमने इस वाकये के बाद सीखा क्या है? हैव वी स्टॉप ट्रोलिंग? हैव वी स्टॉप बुलिंग? एक अजीब सी चीज मैं ये भी देख रही हूँ कि नाउ द एंगर हैज शिफ्टेड टू हिज थर्ड वाइफ, यानी उनकी तीसरी बीवी, उनकी तीसरी अहलिया को एक तरह से स्केपगोट बनाया जा रहा है, उस पर ब्लेम डाला जा रहा है। लेकिन हम सबका अपना जो रवैया था, आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। कई लोग, कई ब्लॉगर्स जो उनके खिलाफ लिखते थे या उनकी बातों पे एक शदीद रद्द अमल देते थे, इंक्लूडिंग टेलीविजन पर्सनैलिटी मिशी खान, उन्होंने बाकायदा आकर इस बात पे नदामत का इजहार किया है, माफ़ी मांगी है और उनके लिए दुआ गो भी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके ईसाले सवाब के लिए दुआ की है। लेकिन हम इस एहसास नदामत से क्या सीखते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं माविश सईद, शी इज हियर इन द स्टूडियो विद मी। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माविश आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर अमरीन इकबाल, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं एंड ऑफ कोर्स इज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड कमेंटेटर एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन फॉर बीइंग हियर विद अस एज वेल। मैं बात की शुरुआत अमरीन इस बात से करना चाहूंगी कि आतिफ असलम का एक क्लिप इस वाकये के बाद वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लेजेंड बनने के लिए आपको मरना पड़ता है। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जब हमसे जुदा हो जाते हैं और एक चैप्टर क्लोज हो जाता है, तो पोस्ट्यूमसली यानी उनकी वफात के बाद हम उनको बहुत सराहते हैं, याद करते हैं, इस बात का एहसास करते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जिंदगी में वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो रुतबा शायद हम उनको नहीं दे पाते। इस पे आप क्या कहेंगी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सिद्रा, जो आपने आज बात की एहसास नदामत की और गिल्ट की, और जो थोड़ा सा मैं इसको नफ्सियाती अंदाज से भी बताऊंगी कि गिल्ट जो है या एहसास नदामत जो है वो अगर तो थोड़े टू सम एक्सटेंट हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करती है लाइफ में। आप अगर उसको पॉजिटिवली कोप करें, यहाँ तक कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि कोई चीज हमसे गलत हुई, एंड देन यू ट्राई टू कोप एंड देन यू ट्राई टू रिजॉल्व इट इन अ पॉजिटिव वे। सही। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाता है? आपने अभी आतिफ असलम की बात की, मैं हसी कुरैशी का भी एक देख रही थी कि उन्होंने कहा, उन्होंने एक टर्म यूजिया इंट्रोड्यूस करवाई। इसी तरह ये आतिफ असलम का, मिशी खान का, डॉक्टर अब्दुल कदीर का हमने उस तरह से नहीं किया। तो यू आर वेरी मच राइट कि उन्होंने जैसे कहा कि इज्जत हासिल करने के लिए जो आपको मरना पड़ता है।
तो मेरा ख्याल है कि इसमें दो चीजें बड़ी, एक तो आवाम के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। हम चीजों को सरफेस लेवल पर देखकर अपना ओपिनियन डेवलप करते हैं और फिर उस पर बिलीव करते हैं कि यस इट इज द वे वी थिंक। एक तो ये चीज। नंबर 2 जो आ जाता है गिल्ट की, जब ये एहसास नदामत की मैं बात करूंगी, तो अगर उसका तो रिएक्शन ये है कि बाद में आप अपनी करेक्शन कर लें, तो देन दैट इज ऑल राइट। लेकिन अगर हमें वो थोड़ी देर के लिए एहसास हो और उसके बाद हमारा वो प्रोसेस जो है, वो हमारा कॉग्निटिव पैटर्न या थॉट ऑफ पैटर्न है, सोचने का अंदाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो है वो चीजों को बेहतर तरीके से परसीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें हैंड इन हैंड जाता है हमारा जजमेंटल होना, यानी हम बहुत ज्यादा सख्त राय कायम कर लेते हैं और उसमें कोई लचक नहीं होती। माविश, इस पे आप क्या कहेंगी कि पहले यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो इनडिसाइसिव होते हैं, जिनकी कोई भी राय हतमी राय नहीं होती, लेकिन आज हमारे माशरे में जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जिस किस्म की स्टर्ननेस आ गई है, तो हमारी हर राय आखिरी राय होती है और उसमें कोई लचक नहीं होती। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, सिद्रा, एज ए नेशन ना हम बड़े वी हैव लॉट ऑफ प्रेजुडिसेस एंड बायसेस, और हम समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, और वो हमारी राय जो है वो ओवर द इयर्स बनी होती है। और उस राय में बहुत ज्यादा हाथ हमारी अपब्रिंगिंग का, हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, हमारे घर में क्या बातें होती हैं, तो हम चीजों को बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। हम उसका बीच में ये नहीं सोचते कि वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, उसने ये क्यों किया होगा या किस मेंटल स्टेट में ये शख्स होगा। तो इसलिए हम हर एक के लिए राय बहुत हतमी दे देते हैं। आपको लगता है क्या ये हमारी मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम इस बात को बड़ा बोस्ट करते हैं माविश कि हम मीम कैपिटल हैं दुनिया के, यानी हम दुनिया की हर चीज, अभी मिसाल के तौर पे PSL की अभी ओपनिंग सेरेमनी आती नहीं है, कोई मैच अगर हम देख रहे हैं तो उसमें कोई वाकया, एक कोई इंसान डक पे आउट हुआ नहीं है, 3 उसने सिक्सर्स मारे नहीं है, कि हमारा रद्द अमल बतौर एक मीम के फौरन आ जाता है कि वी आर रेडी विद दैट। और इस चीज को लोग बड़ा समझते हैं कि जी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। आई डोंट थिंक दिस इज आवर सेंस ऑफ ह्यूमर। आप क्या कहेंगे? वी थिंक हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन द वर्ल्ड, और उसके लिए चाहे कोई भी हमें कोई भी तरीका हो। दूसरा, हम थोड़े इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स पीपल्स इमोशन, या कोई भी अगर हमने कोई ज़ाहिर मजाक कोई बात कही है तो उसका किस कदर संगीन नताइज निकल सकते हैं। वी आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दैट। इसके एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जैसे भी आपने कहा कि अभी कुछ होता नहीं है, पहले मीम बन जाती है। वो जो हमारा रेस है ना, सबसे पहले मैं खबर ब्रेक करूं, सबसे ज्यादा फनी मैं हो जाऊं, सबसे ज्यादा अटेंशन मुझे मिले, सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया। सबसे पहले का तो मसला नहीं है, मुझे लगता है कि लाइक्स एंड रिएक्ट्स। यू आर राइट। मेरा कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले रेस में सबसे आगे, अगर आप कोई क्वालिटी की चीज बना रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ जिस किस्म का तमस्खर, जिस किस्म का तंज हम लेके आ रहे हैं, वो माशरे में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट को जन्म दे रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। डॉक्टर अमरीन, आई वुड लाइक टू कम बैक टू यू अगेन। मुझे बताएं कि जो लोग इस आर्मर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ढाल है और इसके पीछे बैठा हुआ जो शख्स है वो बहुत इनसिक्योर है। जो शख्स दूसरे का तमस्खर उड़ाता है और इस तरह की भोंडी बातें करता है, कड़वाहट से भरी हुई, उसका अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? क्या वो ये सब अटेंशन के लिए कर रहा है? आप थोड़ी सी उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताएं कि एज अ माहिर नफ्सियात आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सिगमंड फ्रॉइड जो हु इज द पायनियर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने आपने भी बड़ी बात की कि ढाल का, इसको हम कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव मोड में चले जाना। दिस इज द टेक्निक ऑफ द डिफेंसिव मैकेनिज्म, जिसमें आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज, अपने अंदर की जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस, हमारे अंदर की जो एहसास कमजोरी, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, उनको जो प्रोजेक्ट हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन टेक्निक। प्रोजेक्शन टेक्निक क्या होती है कि आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज और अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इजी टू से कि हाँ यहाँ मैं गलत थी और हाँ मुझसे ये गलती हुई एंड आई एम सॉरी फॉर दैट एंड देन यू। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। इसकी बड़ी टिपिकल एग्जांपल सिद्रा मैं आम थोड़ी सी पब्लिक के लिए बता दूं, कोट करते हैं दैट an unfaithful husband blames his wife to be unfaithful। बिल्कुल सही। प्रोजेक्शन टेक्निक। दूसरी आपने अभी बात की कि रिएक्टिव, मैं उस पर थोड़ा बताना चाहूंगी कि इमोशनली वी आर वेरी मच रिएक्टिव एज ए नेशन।
हम हर चीज के बारे में एक तो क्विकली रिएक्ट करते हैं, फिर नंबर 2 ओवर रिएक्ट करते हैं, और नंबर 3 उस ओवर रिएक्शन में हमारे अपने भी इमोशंस गड़बड़ हो जाते हैं। शुरू में हम किसी के बारे में एक राय रखते हैं, फौरन हम बाद में कहते हैं कि ओहो ये तो इस तरह से नहीं, इस तरह। तो माय पॉइंट इज दैट कि हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग और जो रैशनल थिंकिंग है जिसको हम कहते हैं, उसको हम जरा थोड़ा पीछे कर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अमरीन, इसके अंदर ही मेरे ख्याल में एक और एलिमेंट आएगा एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत का भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। माविश से जानूंगी कि हमारी, यानी जब हम कहते हैं कि ठीक है एक प्रोजेक्शन तो हम कर रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज, जो कुछ हमारे अंदर जहन में चल रहा है वो उसी तरह से हम दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि एक शख्स जिसने जिंदगी में कुछ भी पाया है, खुसूसन पाकिस्तान में अगर इन्हीं सर्कमस्टांसेस में रहकर अपना लोहा मनवाया है, तो हम में ये आदत क्यों है कि हम उसकी टांग खींचते हैं? हम बाकायदा एक मुहिम की तरह पीछे पड़ जाते हैं कि उसका कोई फ्लॉ, उसकी कोई गलती, उसकी कोई कमी को हमने ढूंढना है और उभारना है। ये मिनहसुल कौम हमारा शेवा बनता चला जा रहा है। इस पर जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लोग जब बिछड़ जाते हैं और ये फाइनलिटी आप पे अफकार होती है कि अब देयर इज नो टर्निंग बैक, यू विल नेवर बी एबल टू सी दिस पर्सन, आप कभी उनको देख नहीं सकते, कभी सुन नहीं सकते, और अगर आपने उनको किसी तरह भी जाने अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है, देयर इज नो गोइंग बैक। यानी आपके पास इतना मौका भी नहीं है कि आप उनसे माफी मांग सकें, तो ये आपको शदीद एहसास नदामत में मुब्तला करता है। और यही सूरत हाल इस वक्त है। बहुत सारे लोग एक शदीद रद्द-ए-अमल उनका आ रहा है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वफात के बाद। जिस तरह उनका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जाता था, शायद somebody of his caliber, somebody of his intellect did not deserve it, but unfortunately ये उन्होंने फेस किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें। लेकिन हम देखते हैं कि शोबिज पर्सनालिटी से लेके आम अवाम तक का सबका एक रद्द अमल इस पे आया है। इस वक्त उन्हीं के साथ ही इन पाकिस्तान के मायनाज सेलिब्रिटी टेलीविजन पर्सनालिटी फैसल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। बड़ी तकलीफ दे घड़ी है, लेकिन ये बातें हम अमूमन दोहराते हैं जब हमारा कोई अपना कोई मायनाज सितारा हमसे जुदा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है इस इंसिडेंट से? अस्सलाम वालेकुम जितने भी सुनने वाले हैं, सबसे पहले तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज मेरा जो रद्द अमल सामने आया सोशल मीडिया पे जी, उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि मैं मुझे किसी ने उसका वो भेजा लिंक, तो मैं देख रहा था, अब से मेरी नजर नीचे पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसने लिखा, किसी ने लिखा हुआ था कि इसने क्या ठेका लिया हुआ है, फिर किसी ने लिखा हुआ था कि अबे बगैरत इंसान पहले अपने आप को तो सही कर, फिर किसी ने कुछ और लिखा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी चीज से कुछ सीखते हैं या हमें किसी चीज से कोई असर पड़ता है। वैसे मुझे बताएं कि हम अक्सर अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं, डीएनए एक है, कल्चर्स एक हैं, लेकिन मैं देखती हूँ एक बात मुझे हमेशा दिल को लगती है कि वो अपने सितारों की, अपने फनकारों की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। अभी हाल ही में देखें कितने लोग उनके इस दुनिया से चले गए, तो एक जो एहसास, एक एहतराम, एक मोहब्बत, उसका लेवल ही अलग था। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है लोग तमाशबीन के तौर पे आते हैं, जनाजे में भी अगर शिरकत कर रहे हैं तो अपना सेलफोन उठा के वहां पे दूसरे लोगों, यानी आप लोगों की तस्वीरें बना रहे थे, बजाय इसके कि दुआगो होते उस शख्स के लिए जो अपने सफरे आखिरत पर है। अरे आप ये बात कर रही है, तकरीबन कुछ 40 से 45 तो मोबाइल फोन निकल गए जनाजे पे। उनका बेटा जो है अहमद रमजान चीफा साहब, इनके किसी ने मोबाइल निकाल लिए बिल्कुल जब हम जनाजे पे खड़े हुए थे। ये तो देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है, हम काफी देहिस होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर किसी का इंतकाल होता है, कोई मर जाता है, कोई दुनिया से चला जाता है, तो वहां पे अगर कोई बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं तो वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, ताकि यार आप प्रॉपरली ट्रिब्यूट दे सके, चीजें इधर उधर ना हो। हमारे यहाँ पे इन चीजों का भी फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चलती रहती है। यहाँ पे तो वो वाली बात है कि यार अपना इवेंट तो करो, अपनी चीज तो करो। आमिर के हवाले से देखें, हम जो बात करते हैं, कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि यार आप लोग हेल्प आउट नहीं कर रहे थे, फला नहीं कर रहे थे। लोगों को थोड़ी सी चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि तकरीबन सवा महीने से ही वॉज आउट ऑफ रीच
Yes. वो बिल्कुल जो है उनसे बात करना मुश्किल हुई थी और तकरीबन हर दोस्त उसमें वसीम बदामी समेत बहुत सारे लोग थे जो उनसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाह रहे थे। तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको भी फोन कर रहे थे, किसी न किसी तरह से उनसे इन टच होने की कोशिश थी जी। और कोशिश की कि उनको इस सिचुएशन से निकाला जाए। मेरी भी जब लास्ट बात हुई, मैं वो आदमी था जो बाकायदा लड़ता था आमिर से और मेरी बहुत ज्यादा बहस होती थी। उसकी वजह यह है कि हम बिल्कुल एक तो समझ लें कि तकरीबन हम उम्र थे, मुझसे वो सिर्फ 2 साल बड़े, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं था। तो हमारी फ्रैंकनेस जरा और थी। सही। तो बहुत ज्यादा समझाने की भी कोशिश हमने की थी, बोला भी, बात भी हुई। लेकिन फैसल, मुझे एक और बात आपसे करनी थी। एक तो देखें, प्रेसिडेंट सेट करती है हर चीज में हुकूमत और हुकूमती इदारे। अभी हाल ही में हमने देखा है कि अगेन मीडिया पर्सन्स के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी अनाउंस हुई है कि जी हम इनको बढ़ावा देंगे। लेकिन अगर हम अगेन भारत की ही मिसाल देखते हैं, समबडी लाइक के जो कि एक बड़े टैलेंटेड सिंगर थे, अचानक नागहानी तौर पर उनका इंतकाल होता है तो फौरी तौर पर उनके लिए स्टेट फ्यूनरल का एक ट्रिब्यूट उनको दिया जाता है। जब कैलकाटा से उनकी डेड बॉडी वापस मुंबई लाई जा रही है, हमारे ऐसा कोई निजाम नहीं है। यानी हम अपने किसी सितारे, किसी लेजेंड जिसकी खिदमात हो टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उसको कोई ट्रिब्यूट नहीं देते। वो बड़े बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स जिनके साथ डॉक्टर साहब मुंसलिक रहे, उनको बहुत सारा बिजनेस भी दिया होगा, रेटिंग्स भी दी होंगी, किसी ने खबर चलाना, उनके फ्यूनरल को कवर करना भी गवारा नहीं समझा। तो देखिए, मैं अब क्या बात कर सकता हूँ, ये तो वाकई मतलब मुझे भी काफी तकलीफ रही है। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि वो लोग अब, लेकिन इस वक्त अगर हिंदुस्तान में अल्लाह ना करे किसी मुसलमान के साथ ये होगा तो आप देखिएगा कि उसको वो एट्रीब्यूट नहीं बनेगा, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे भी जो सिचुएशन चल रही है वो अलग है। पर ये हकीकत है कि हमारे यहाँ हम थोड़े से जो है वो मतलबी है, आपको पता ही है। जिससे काम है उससे काम है। एक हम जब एनालाइज कर रहे थे सारी चीजों को, सही। फैसल, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मुझे बताएं। ये बात खत्म कर लूं। जी। एनालाइज कर रहे थे इस चीज को कि ये सारा कुछ क्यों होता है, तो आप नोट कीजिएगा कि ज्यादातर उन जनाजों में रश होता है जिनके बच्चे या उनका छोटा भाई या कोई इस तरह का इंसान जो है वो उनके लिए फायदेमंद और लोगों के लिए, तो उनके जनाजों में ज्यादा रश होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। फैसल, आपने एक इशारा दिया था एक अपने सोशल मीडिया स्टेटस में कि उन लोगों के लिए जिनके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ किया, वो भी गायब थे एंड दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, आखिरी रसूमात में जनाजे में शिरकत नहीं की। इस बात की आपको तकलीफ है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी फैसल, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अगर वो स्क्रीन हमारे स्टूडियो में आपकी आवाज बढ़ा दी जाए प्लीज। जी हेलो। जी फरमाइए। बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। मैं कह रहा हूँ उसमें एक्टर्स और मॉडल्स की मैं बात नहीं कर रहा था। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज की गई है आमिर भाई के शोज के हवाले से। वो लोग आए थे और मुझे उनको बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज जाहिर सी बात है इनके ग्रुप्स में जितने लोग हैं उन्होंने मेरे साथ भी काम किया हुआ है, मैं उनको जानता भी हूँ या और हवालों से भी हमारी मुलाकातें रही हैं। वहाँ पे बहुत कम लोग थे और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह का शुक्र है काफी लोग थे, लेकिन जिन लोगों का होना बहुत जरूरी था उसमें मैं किसी एक्टर की बात नहीं कर रहा था, मैं किसी सिंगर की बात नहीं कर रहा था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उन्होंने जिंदगियां बनाई हैं। उसमें कुछ हमारे मुफ्ती हजरात भी हैं, कुछ और भी उनकी टीम के लोग हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ बाकी लोग भी हैं। तो मुझे बुरा लगा, मुझे उसकी बहुत तकलीफ हुई। लेकिन क्या कर सकते हैं सिद्रा, ये दुनिया ऐसी है भाई, और लोग इसी तरह से बातें करते रहते हैं।
इस दुनिया में रहना भी है, लेकिन इनसे ज्यादा तवक्कुआत भी नहीं रखनी। लेकिन अपने आप को अगर एहसास नदामत हो, अगर हम किसी वाक्य से कुछ सीख पाएं फैसल, तो दैट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुश्किल वक्त है हम सबके लिए, बिकॉज इट अलाउज अस टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। लेकिन खुशनसीब है हम कि हमारे पास अभी भी वक्त है और अपने आप को हम बदल सकते हैं। वापस आना चाहूंगी माविश आपकी तरफ। एक क्रिपलिंग जो एहसास नदामत है, क्योंकि एक दूसरा पहलू इसका ये भी, उस पर भी जरूर बात करेंगे। कुछ तो वो लोग हैं जो बेहिस हैं, कुछ लोग वो हैं जो इस एहसास को अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि फिर शायद अपने दूसरे रिश्तों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। उस बारे में आप क्या कहेंगी? मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसको इस बात का बहुत एहसास है कि उसकी वालिदा ने बहुत कुर्बानियां देकर उसको बड़ा किया है, अपने बचपन में बहुत अपनी जवानी में और उस इंसान के बचपन में बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इस बात को मौजू बनाकर अगर वो अपनी बीवी से, अपने बच्चों से इंसाफ नहीं करता और ज्यादा झुकाव उधर करता है, तो फिर बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा सिद्रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें आम देखने को मिलता है कि अक्सर शादीशुदा जो लड़के होते हैं और वो हर अच्छी बुरी बात अपनी वालिदा की मान रहे होते हैं कि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया थ्रू आउट, बिकॉज सिंगल पेरेंट थी, इन्होंने बड़ा बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है और अब मुझे इन्हें पे बैक करना है। हमें ऐसा लगता है कि ये पे बैक करने का एक तरीका है कि मैं बीवी और बच्चों को नजरअंदाज करके वालिदा की हर बात पे लब्बैक कहूं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगी। यहाँ पे गिल्ट ना 2-3 तरह के होते हैं। एक गिल्ट होता है कि आपका एक्चुअली नेचुरल गिल्ट है, आपने कुछ गलत काम किया और फिर आप यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, और वो गिल्ट है उस चीज का, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग टू मेक इट वर्क फॉर यू इन योर फेवर। दूसरा गिल्ट होता है एग्जिस्टेंशियल गिल्ट, कि मैं अगर 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ और अगर आई एम अनेबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, आई एम गिल्टी एज अ पर्सन। वो गिल्ट नहीं है, वो शेम है, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बुरा हूं, या अगर मैंने ये काम नहीं किया कि आई विल फेल, तो वो एक खौफ के साथ इंसान जिंदगी गुजारता है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और आई वॉजंट इन टच विद हर, क्योंकि मसरूफियात की वजह से जैसे हमारे साथ होता है कि हम अपने दोस्तों से भी लूज टच। उन्होंने मुझे कई दफा अप्रोच करने की कोशिश की, मैं ये सोचती थी वक्त मिलेगा बात करूंगी, ये सोचती थी वक्त मिलेगा बात करूंगी। बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी मेरे पास, एंड आफ्टर अ वीक और सो एक और दोस्त की कॉल आती है, उन्होंने कहा कि इनका इंतकाल हो गया। वो उस वक्त जो मुझे पैंग्स ऑफ गिल्ट थी, टुक मी मंथ्स टू कम आउट ऑफ इट, और मैं हर वक्त उनके पुराने मैसेजेस के वेयर आर यू, कॉल मी, आई वांट टू टॉक टू यू, और वो जो उनकी मिस्ड कॉल्स थी, इट वॉज वेरी पेनफुल। बट देयर वर 2 ways कि मैं उसको एड्रेस करूं। एक है कि मैं अंडरस्टैंड करूं कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और मुझे अब कोई करेक्टिव मेजर लेना है या मुझे अपने आप को चेंज करना है, या दूसरा एक आई विल फील बैड एज अ पर्सन कि मैं वक्त नहीं देती। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके इस बात पे भी बात करेंगे कि एहसास नदामत या गिल्ट या शेम को अंडरस्टैंड करने का एक ये भी तरीका है व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज द पास्ट। यानी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसे आपने इस वक्त इशारा दिया कि आपकी दोस्त का इंतकाल हो गया, या हम आमिर लियाकत साहब की वफात के बारे में भी ये सोच रहे हैं कि कई लोग जो गिल्ट में मुब्तला हैं कि शायद इस होनी को टाला जा सकता था या इसको बदल दिया जाए, काश मैं उस वक्त में वापस चला जाऊं जब मैंने ऐसे एक्ट नहीं किया था, मैं अपने रद्दे अमल को या अपने अमल को बदल सकूं। ये अपने आप में, जैसे आपने खुद कहा कि अगर ये लिंगर ऑन करे तो ये बहुत तकलीफ दे हो सकता है। लोग अपने किसी पुराने काम के पछतावे को जिंदगी भर लेकर चलते हैं, तलाक हो गई है, किसी के साथ बुरा रवैया अपनाया है, देयर इज अ वे टू एड्रेस इट। एक हेल्दी तरीका क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिपलिंग अगर आपके पास एहसास नदामत हो और आपके रिश्तों में कड़वाहट ला रहा हो, तब आप क्या करें? डॉक्टर अमरीन, ये सवाल अब मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। जो कुछ हो चुका, यानी माजी में हो चुका, उससे आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को कैसे सुधारें, और उसमें हम कहीं ना कहीं वी हैव लर्नड दिस बिहेवियर। बल्कि माविश आपसे अगर पूछूं, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि हमारे बचपन में जो सूरत हाल होती है, आई डोंट नो कि क्या आज कुछ खेल रहे हैं ऊपर से, पहले सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। सवाल मैंने डॉक्टर अमरीन से ही किया है। आई डोंट नो अमरीन, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया था? Sorry, I missed the question. Not a problem at all. So I want to come about कि अगर आपके पास एक क्रिपलिंग एहसास नदामत हो और आपके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा हो अपने बाकी रिश्तों के साथ बैलेंस करना, तो आप कैसे उससे बाउंस बैक कर सकते हैं और इसको अपने आप को अपनी जात में अपने आप को कैसे महफूज बनाएं? देखिए, इसमें गिल्ट जो है वो 2 तरह का होता है सिद्रा। एक हेल्दी गिल्ट होता है, एक अनहेल्दी गिल्ट होता है।
जो हेल्दी गिल्ट है वो जैसे बात की कि इफ इट ब्रिंग्स यू टू द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ प्रोजेक्शन, जहां आप अपनी करेक्शन करें, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आए, टू दैट एक्सटेंट दैट गिल्ट इज हेल्दी. मोस्टली द क्लाइंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं सिद्रा दैट दे कम विद द अनहेल्दी गिल्ट. अनहेल्दी गिल्ट का होता है यूजुअली जो स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटीज या जो परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटीज होती हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, जो अपने आप को मार्जिन या स्पेस नहीं देते टू डू अ मिस्टेक. अपने आप को स्पेस नहीं देते कि वो भी कोई गलती कर सकते हैं, और वो इतना ज्यादा होता है दैट गिल्ट टेक्स देम इनटू डिप्रेशन. दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि हम कई दफा ये समझते हैं कि हमें दूसरे लोग गिल्टी करते हैं, एहसास दिलाते हैं, लेकिन जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि परफेक्शनिस्ट गिल्ट से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. तो एंड व्हाट शुड दे डू? अमरीन, आपकी फिर उनको सलाह क्या होती है? दिस इज व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो ट्रेनिंग, जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है रेपो बिल्डिंग के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके जो इनसिक्योरिटीज, उनके फियर्स और उनके गिल्ट्स को फिगर आउट करना और उस गिल्ट को ट्रैश आउट करना. अभी रात में मैं एक ऑनलाइन सेशन कर रही थी और उसमें लिटरली यही था कि सिंस आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, सिंस आई एम अवे, लेकिन फिर एट द सेम टाइम ओके फाइन, आई एम अर्निंग, आई एम सेंडिंग मनी. सो दैट स्टेटमेंट, that client repeated that statement 3-4 times. तो उससे पता चल रहा था कि at the same time he or she is guilty that he or she is away from parents, but at the same time वो अपने आप को बार बार जस्टिफाई कर रहे थे क्लाइंट के, कोई बात नहीं कि मैं यहाँ पर रोजगार कमा रहा हूँ. एंड इमेजिन अमरीन के यही लूप आपके जहन में एक नेवर एंडिंग लूप चलता रहता है. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और खास तौर पे वो बच्चे जो ओवरसीज काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको ये एहसास है कि वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, वालिदैन को जरूरत है और हम यहाँ पे हैं, वो अपने हर खुशी के लम्हे को खराब कर लेते हैं ये सोचकर के probably they're not good enough. That's true, that's true. और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत जरूरी होता है उनके गिल्ट को ट्रैश आउट करना. एक और बात सिद्रा, हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे या अगर कोई ड्रगीज है या कोई और प्रॉब्लम्स के साथ. अच्छा अमरीन, होल्ड दैट थॉट. मैं एक सवाल माविश की तरफ लेके जाना चाहती हूँ. माविश, ये भी तो बचपन की ट्रेनिंग है. आप ये देखें कि हम अगर बचपन में अपने वालिदैन से परमिशन लेते थे कि भाई मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, उससे पहले आपको 4 काम करने पड़ते थे ताकि आपको परमिशन मिल जाए, और जब आप वापस आ जाते थे तब भी आपको एक तरह की गिल्ट में डाला जाता था कि भाई अब तो एंजॉय करके आ गए हो, अब ये काम करो, या अब दे दिया ना तुम्हें टाइम आउट, अब पढ़ाई करो. तो ये गिल्ट भी तो हमारी एक तरह से ट्रेनिंग हुई है ना इसके लिए. दैट इज सो ट्रू. और अभी हम जो बात कर रहे थे ब्रेक में कि गिल्ट को हम एज अ टूल यूज करते हैं ताकि वो इंसान जो है ना वो हमारे काबू में रहे. जिस तरह बॉसेस अपने एम्प्लॉइज को गिल्ट में डाल के रखते हैं कि इतना पैसे दे रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें छुट्टियों पे भेजा, अपने बच्चों को बार बार गिल्ट में डालते हैं कि मैंने तुम पे ये एहसानात किए. हम ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर एक इंसान को हम इतना गिल्टी फील कराएंगे या फिर शेम उसको फील होगा, वो खुद उसकी एनर्जी इतनी वीक होगी, वो काम क्या करेगा आगे जाके, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरेगा. तो ये हमारी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये हमारी कंडीशनिंग है और हम उस गिल्ट के साथ बड़े होते हैं, फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं मुख्तलिफ. आप सिंपली चीजों में देखें कि अगर आप आजकल का जैसा महंगाई का दौर है, आप अपने बच्चे को कुछ भी दिला रहे हैं, कर रहे हैं, कभी कभार वो कोई मासूम सी ख्वाहिश किसी खिलौने के लिए, किसी साइकिल के लिए करता है, तब भी आप उसको ये सुना देते हैं कि बेटा पैसे जो है ना वो पेड़ पे नहीं उगते, बाय जो मनी प्लांट है उससे तोड़ के ले आओ, या हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तब ये होता है. अमीन, इसका क्या असर किसी की शख्सियत पे पड़ता है अगर बचपन से उसको बहुत ज्यादा गिल्टी किया जाए? मैं कहूंगी कि वो डैमेज ऐसा होता है और इससे बुरी तरह कंडीशनिंग होती है दैट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. अगर जैसे आपने अभी बात की कि अगर अक्सर हम पेरेंट्स से, हमारे भी पेरेंट्स की कंडीशनिंग ड्यू पॉलिसी हुई है, एंड आई विश कि जो हमारे आने वाली जनरेशन और जो पेरेंटिंग जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो, पेरेंटिंग पैटर्न चेंज हो. कि तुम पे तो हमने इतना लगाया, तुमने क्या दिया. बेटे को कहा जाता है तुम पे लगाया, तुम क्या किया. बेटी को कहा जाता है तुम्हारी पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया और सारा जो है वो पढ़ाई छोड़े, यहाँ तक होता है अमरीन कि तुम्हारी शादी पे इतना खर्चा किया, तुम बस नहीं सकी. यानी शी इज मेंट टू स्टे इन अ टॉक्सिक मैरिज ओनली बिकॉज आपने वलीमे और शादी और बारात पे बहुत ज्यादा पैसे खर्चे थे. हमारे पास आती हैं लड़कियां, आती हैं जो बाद में कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, वो नहीं रहना चाहती उस रिलेशनशिप में, लेकिन उनको कंटिन्यूसली इस गिल्ट में लेकर. और ये भी गिल्ट होता है कि जो कोई विडोज या डिवोर्सेस होती है, नैनी फॉर्म सिंगल, और उनके बच्चे होते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली गिल्ट में लेके जाया
सिखाया जाता है यू आर नॉट सपोज टू री मैरी, यू डोंट हैव योर ओन लाइफ, तुम्हारे अब बच्चे हैं तुम्हारे आगे। सो वो कंटिन्यूसली जो अपनी क्रिपलिंग की बात की ना, आप अपने अंदर कंटिन्यूसली अपनी ख्वाहिशात अपनी नीड्स उनको क्रिपल करते रहते हैं, तो फिर ऐसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई पॉजिटिविटी या कोई प्रोडक्टिव आउटकम आए। तो अच्छा मुझे बताएं इसका रॉक बॉटम कब हिट करते हैं महाविश, कब वो पॉइंट आता है किसी भी इंसान के लिए जब वो कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और मैं अब इस नदामत के बोझ के साथ नहीं रह सकता? इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन सिद्रा। कुछ लोगों को जिंदगी भर इस बात का एहसास नहीं होता, वो इतना गिल्ट में चले जाते हैं, वो उनको शेम बन जाता है और वो लगता है कि उनकी पर्सनालिटी के साथ ये आइडेंटिफाई हो जाती है ये चीज। मगर वो लोग जो एक हद तक देखें, ये ह्यूमन नेचर है, हम एक हद तक उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पाँव में अगर कुछ चुभ गया है और वो बहुत लंबे अरसे तक चुभा हुआ है तो उसकी हमें आदत पड़ जाएगी, एक वक्त के बाद वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग, और वो किसी ना किसी वाकये की वजह से आप रियलाइज करते हैं। अगर आपने किसी के लिए कुर्बानी दी, बाद में आपको एहसास हुआ कि जब उस पर वक्त पड़ा। अच्छा, वेरी वेरी क्विकली बिकॉज आखिरी कपल ऑफ मिनट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है एंड ये कोई उमूमी राय नहीं है लेकिन ज्यादातर देखने में आया है कि खवातीन गिल्ट को या दूसरे को गिल्टी करने को अपने हथियार के तौर पे यूज करती हैं। दे फील सो ब्रोकन और उनका एक पसंदीदा मशगला ये है कि वो अपने आप को विक्टिम फील करना और सबको ये एहसास दिलाना कि तुमने मेरे साथ क्या गलत किया, तुमने मेरे साथ क्या गलत किया है। ये रिश्तों में किस तरह की दरार डालता है, ये आपके अपनों से आपको दूर कर देता है मेरे ख्याल में। तो महाविश, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, एब्सोल्युटली अपनों से भी दूर कर देता है और दूसरा आप एंड में जितना आप वाइनिंग और कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, लोग आपको छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि एक ही कहानी रोज रोज हमें नहीं चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप आइडेंटिफाई करें, इंसिडेंट को आइसोलेशन में देखें और फिर ये देखें कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इट्स नॉट यू, इट्स द इवेंट विच इज रॉन्ग। जैसे अभी आज हमने पूरी बात की ना आमिर लाकत वाला जो इंसिडेंट है, उससे हम सीख के उठें कि भाई नेक्स्ट टाइम नहीं करना। प्रोबेबली यू हैव द पावर टू चेंज योर स्टोरी। कई दफा आपका जो कहानी को देखने का नजरिया है उसको बिल्कुल बदलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कई दफा लोग कहते हैं ना कि यार ये तो तुम शख्स या सिचुएशन को जानते हो, ये 5 साल पहले तकलीफ दे हो सकती थी लेकिन अब तो 5 साल गुजर गए, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट सी दैट एज अ पॉजिटिव साइन कि अगर 5 साल के बाद अब आप अपने अंदर वो हिम्मत, वो आवाज महसूस कर रहे हैं कि यू कैन नॉट टेक दैट एनी मोर, दैट्स द पॉइंट वेयर यू आर राइजिंग फॉर योरसेल्फ एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महाविश मौजूद थी, इसके अलावा डॉक्टर अमरीन थी। गिल्ट देखें, किसी को गिल्टी करना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा गिल्ट में रहना या शेम में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। यूज दैट गिल्ट टू टर्न द शिप अराउंड, के अपने रवैये में, अपने सर्कमस्टांसेस में, अपने आप में एक मस्बत तब्दीली लेके आए। टेक योर पावर बैक, स्टॉप गिविंग इट टू पीपल एंड टू इंसिडेंट्स। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।